morning, sir. Yes. ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो कल हमने बात की ही थी कि पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ये दो चैप्टर हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है। और कल मॉर्निंग में 5 AM सभी लोग आओ, आप लोग है ना। कल वैसे तरीके से कौन सी क्लास है? कल इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम है ना। हाँ, तो मॉर्निंग में 5 AM रहना सभी लोग प्रेजेंट, ठीक है ना। आते नहीं उठो, अब तो English. सर्दियां खत्म हो गई हैं, ठीक है। मैं भी उठूँ, आप लोग भी उठो। देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो जैसे आप लोग सभी जानते हो कि महात्मा गांधी का मानना ये था कि अगर हमें देश को डेवलप करना है, आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले हमें गांव को डेवलप करना पड़ेगा। और उनका एक स्टेटमेंट भी था कि हमारा देश, जो हमारा भारत है, वो गांव में बसता है। कहने वाली बात ये थी कि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट अगर हमें कहीं करना है सोसाइटी के अंदर, तो हमें गांव को सुधारना पड़ेगा, गांव के अंदर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में जुड़ी हुई है, यानी वो किसी न किसी गांव से बिलोंग करती है। और अगर हम गांव को अच्छा कर देंगे तो अपने आप ही पूरे देश में क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा। और यही उम्मीद करते हुए या फिर यही विश्वास लेकर पंचायती राज सिस्टम को लाया गया। तो होगा क्या? तो ये हमें समझ में आ ही रहा है कि रूरल एरिया में पंचायत कहाँ पे होंगी? रूरल। रूरल और अर्बन, जिन लोगों को इसका मतलब नहीं मालूम वो लोग नोट कर लें। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण एरिया और अर्बन का मतलब होता है सिटी, ठीक है। रूरल मतलब ग्रामीण एरिया और अर्बन होता है सिटी। तो देखिए, द टर्म पंचायती राज इन द इंडिया सिग्निफाई सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मीनिंग ये होता है कि रूरल एरियाज के अंदर, गांव के अंदर जो लोग हैं वो अपना खुद आपस में मिलजुल कर क्या कर रहे हो? डेवलपमेंट कर रहे हो। तो उससे हम रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलेंगे। अब इसके लिए एक एक्ट बनाया गया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो है 73rd। तो ये जो डेवलपमेंट किया जाएगा रूरल एरियाज में वो किया जाएगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज, यानी पंचायत राज सिस्टम डेवलप कैसे हुआ। कोई भी चीज एक दिन में डेवलप तो हो नहीं जाएगी, वो किसी न किसी सीक्वेंस से डेवलप हो रहा होगा। तो उसके लिए होता क्या है, जैसे हमारे देश में कोई भी नया सिस्टम लाने से पहले कई सारी कमेटियां बनती हैं और वो अपनी रिकमेंडेशन देती हैं कि इस तरह का कोई सिस्टम बनाना चाहिए। तो उसी के लिए जो पहली कमेटी बनाई गई वो है बलवंत राय मेहता कमेटी। और जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा, जिस पर्सन को उस कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है उसके नाम पर ही वो कमेटी जानी जाती है। तो यहाँ पे बलवंत राय मेहता कमेटी का मतलब ये है कि इनके हेड यानी जो चेयरमैन रहे होंगे इस कमेटी के, वो कौन रहे होंगे? बलवंत राय। In January 1957, the Government of India appointed a committee to examine the working of the Community Development Program, CDP, ठीक है ना। किस तरीके से कम्युनिटी डेवलपमेंट करती है उसके लिए, ठीक है, एक कमेटी का अपॉइंटमेंट किया गया, जैसे क्या बोला गया? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये कब लाया गया? 1952 में। अगर 1952 की अगर हम बात करते हैं तो आपको मालूम चल ही जाएगा कि 1952 का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस के कुछ ही टाइम के बाद, ठीक है। इंडिपेंडेंस कुछ टाइम के बाद, यानी 1 2 3, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 में, तो फिर 2 साल के बाद ही ये कमिटी या डेवलपमेंट प्रोग्राम कराया गया। इसमें हो क्या रहा है? एंड द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 एंड टू सजेस्ट मेजर्स फॉर देयर बेटर वर्किंग। इन दोनों में ही सजेस्ट किया गया कि किस तरीके से बेटर वर्किंग को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। या फिर आप ऐसे समझ लो कि सरकारी कर्मचारी किस तरीके से बेहतर काम कर सकते हैं, उनके लिए कमेटी बनाई गई। द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी वॉज बलवंत राय जी मेहता, ये इनका पूरा नाम है।
द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन नवंबर 1957। तो 52 में बनाई गई, ठीक है। कौन सा? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया, ठीक है। फिर क्या बनाया गया? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के लिए कमेटी बनाई गई। उसके बाद जो बलवंत राय मेहता कमेटी है वो कब बनाई गई है? नवंबर 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। बनाई कब थी? जनवरी 1957 में। तो आप 10 महीने के अंदर में इसे रिपोर्ट दे दी। द रिकमेंडेशन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, और उसने सबसे बड़ी रिकमेंडेशन जो दी उसने बोला कि लोकतांत्रिक डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि पावर को डिवाइड कर दो। आप किसी भी देश के अंदर या फिर कहीं पर भी अगर आपको सोसाइटी में डेवलपमेंट करना है तो पहली चीज जो रिक्वायर्ड होती है वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। अगर सारी की सारी पावर किसी एक ही इंसान के हाथों में रहेगी तो वो दिक्कत करेगी, और हो सकता है कि वो इंसान कई बार गलत डिसीजन ले ले। तो जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें बोली गई कि पावर को क्या कर देना है? डिसेंट्रलाइज कर देना है, विच अल्टीमेटली केम टू बी नोन एज द पंचायती राज। और क्योंकि पावर छोटे छोटे रूरल एरिया को दी गई तो इसका नाम बना पंचायती राज, यानी पावर दे दी गई है पंचायतों को। द स्पेसिफिक रिकमेंडेशन मेड बाई इट आर, जो रिकमेंडेशन की गई दी गई वो क्या थी? पहली, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 tier पंचायती राज सिस्टम, ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब यहाँ पे ध्यान ही रखना है हमको कि 3 tier पंचायती राज सिस्टम बनाएगा, यानी पंचायती राज में अपने आप में 3 डिवीजन होंगे, यानी 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो होगा उसे हम लोग बोल रहे होंगे ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कहाँ पर होगी? गांव के स्तर पर। फिर होगी पंचायत समिति, जो ग्राम पंचायत से मिलकर बनती है, वो ब्लॉक में होगी। और ब्लॉक के बाद एक होगा जिला परिषद। जिला परिषद होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो ये तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सा सिस्टम किस लेवल पर होता है। These tier should be organically linked through a device of indirect elections, और ये आपस में तीनों जुड़े हुए होंगे। कैसे? कि इनका जो सिलेक्शन हो रहा होगा, इनका जो अपॉइंटमेंट हो रहा होगा वो किस तरीके का होगा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि इसमें जो अंदर मेंबर्स बनेंगे उनके लिए वोटिंग नहीं होगी, ठीक है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? इनके लिए वोटिंग नहीं की जाएगी। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है द विलेज पंचायत शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, वेयर एज द पंचायत समिति एंड जिला परिषद शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। कहने वाली बात ये हुई कि जो विलेज की पंचायत होगी उसके लिए तो होंगे डायरेक्ट इलेक्शंस, जैसे आपने देखा ही होगा सरपंच के लिए इलेक्शन होते हैं, लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद के जो मेंबर होंगे उनके लिए क्या हो रहा होगा? इनडायरेक्ट इलेक्शन। पंचायत समिति एंड जिला परिषद, इसके लिए क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, ठीक है। ऑल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुड बी एंट्रस्टेड टू दीज बॉडीज। दोबारा ध्यान दीजिए, ऑल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जितनी भी प्लानिंग करनी है, जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज करनी है, वो सब कुछ इन्हीं के थ्रू किया जाएगा। जो हमने 3 नाम पढ़े अभी, कौन कौन से हैं? पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत। 3 स्तर पर काम हो रहा होगा। थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। फोर्थ पॉइंट देखिए, द पंचायत समिति शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी while the जिला परिषद should be a advisory, coordinating and supervising body। अब यहाँ पे समझो कि पंचायत समिति है वो सिर्फ क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब होता है जो रूल्स और रेगुलेशंस को सिर्फ फॉलो करवाता है। दोबारा सुन लीजिए, एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब ये होता है जो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करवाने का काम करता है। इसका मीनिंग ये है कि रूल्स और रेगुलेशंस को पंचायत के लेवल बनाया नहीं जाएगा, ठीक है। दोबारा समझना इस चीज को, एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब होता है जो रूल्स और रेगुलेशन को क्या कराएगा? फॉलो करवाएगा, बनाएगा नहीं। तो पंचायत समिति क्या हो गई? एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई। दूसरा क्या है? जिला परिषद। जिला परिषद का जो काम होगा वो होगा एक तो एडवाइजरी, एडवाइस देना, ठीक है, और कोऑर्डिनेटिंग करना और सुपरवाइज। कोऑर्डिनेशन, सुपरवाइज वगैरह ये सारे के सारे काम कौन कर रहा होगा? पंचायत समिति के बाद जिला परिषद। तो 2 हो गए, पंचायत समिति एग्जीक्यूटिव बॉडी,
एडवाइजरी और कोऑर्डिनेटिंग का काम कौन करेगा? जिला परिषद। जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ पा रहा है आप लोगों को? गुड। आगे देखिए 5th पॉइंट, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द Yes, sir. चेयरमैन ऑफ जिला जी परिषद। सर। तो ये वही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो। ये चेयरमैन होता है जिला परिषद का। तो सिंपल सी बात है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए इलेक्शंस तो होते नहीं होंगे, ठीक है, इलेक्शन नहीं होते नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो जिला परिषद है उसके मेंबर क्या होते हैं? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, यानी उनको अपॉइंट किया जा सकता है, इलेक्शन उनके लिए नहीं होते हैं। देयर शुड बी अ genuine transfer of power and responsibility of these democratic bodies। और यहाँ पे सच में, रियल में, जेन्युइनली बोला गया है कि पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। किनको? इन डेमोक्रेटिक बॉडीज को। डेमोक्रेटिक बॉडीज कौन कौन सी हैं यहाँ पे? जैसे कि हमने पढ़ा जिला परिषद, पंचायती राज और ग्राम पंचायत, इनको पावर दे दी जाती है। Adequate resources should be transferred to these bodies to enable them to discharge their functions and fulfill their responsibility। Adequate resources यानी proper resources उनको दिए जाते हैं। Proper resources का मतलब ये है कि sufficient amount of money, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड किया जाता है जिससे वो अपना डेवलपमेंट कर पाए और अपनी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको फुलफिल कर पाए। जैसे रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, पॉन्ड बनाना है, वो सारे काम ये लोग कर पाए। A system should be evolved to effect further devolution of authorities in future। और ये जो सिस्टम है वो इवॉल्व हुआ धीमे धीमे, कैसे? फर्दर डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटीज इन फ्यूचर, यानी कि ये कुछ ना कुछ और बड़े काम करेगा और जो पहले से स्टेबल जो चीजें थी उनसे काम नहीं करती थी उनको डिवॉल्व कर दिया, यानी खत्म करते हुए ये नया सिस्टम बनाया गया। So these recommendations of the committee were accepted by the National Development Council in January 1958। जितनी भी इस कमिटी ने रिकमेंडेशन दी उन पर ध्यान दिया गया, उनको मान लिया गया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू जनवरी 1958 में। The council did not insist on a single rigid pattern and left it to the state to evolve their own pattern suitable to local conditions। अब देखो हो क्या सकता था कि एक कॉमन पैटर्न बनाया जाता और पूरी पूरी कंट्री पर इम्पोज कर देते। इन गवर्नमेंट ने ऐसा किया नहीं। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देखो सिस्टम तो ये है, इस तरीके से पंचायती राज बनाना है, इस तरीके से जिला परिषद बनाना है, ये सब कुछ करना है, लेकिन उन्होंने ये चीज इम्पोज नहीं की। उन्होंने बोला कि इस तरह सिस्टम डेवलपमेंट करनी है अपनी अपनी स्टेट में और स्टेट को फ्रीडम होगी जैसे चाहे वैसे इस चीज को वो लोग इवॉल्व कर ले। ठीक है, क्या बोला गया कि सिस्टम जो ये बनाना है वो जैसे चाहे वैसे स्टेट बना सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है, जैसे भी स्टेट को सुटेबल लगे। और इन स्टेट्स में सबसे मेन बात ये होना चाहिए, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि बेसिक फंडामेंटल, जो बेसिक फंडामेंटल है कि पंचायतों को पावर देना है वो सेम रहना चाहिए। उसके अलावा बाकी चीजों को चेंज किया जा सकता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होना चाहिए, वैसे ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि बेसिक जो मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो चीजें चेंज ना हो। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट to establish Panchayati Raj। The same scheme was inaugurated by the Prime Minister on October 2, 1959 in Nagaur district। तो कहने वाली बात यह है कि भैया सबसे पहले राजस्थान में पंचायत राज स्टार्ट किया गया 2 अक्टूबर, आपको मालूम ही होगा गांधी जयंती, 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन पर 1959 में इसको स्टार्ट किया गया प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। कहाँ पे? इन नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। ठीक है, पहला तो हो गया कहां पर? राजस्थान में। दूसरे नंबर पे कौन आया? आंध्र प्रदेश। also adopted system in 1959। thereafter most of the state adopted the system। इसके बाद ज्यादातर स्टेटों ने ये वाला सिस्टम अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही बात? तो आपको ये नाम ध्यान रखना है, सबसे राजस्थान में आया और राजस्थान के बाद इसको Yes, sir. आंध्र प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया गया। आगे देखिए, दो मोस्ट ऑफ द स्टेट क्रिएटेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टेट क्रिएटेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बाय मिड 1960s। देयर
were different from one state to another with regard to the number of tiers, relative position of समिति and परिषद। तो बताना चाह रहे हैं कि जो ज्यादातर स्टेट्स थी उन्होंने 1960s में इसको अपनाया और हर एक स्टेट में देखने को मिलता है कि कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है, टीयर्स के नंबर को लेके, पोजीशन को लेके, पावर को लेके, ठीक है, और उनके स्ट्रक्चर जैसे समिति बनानी है, परिषद बनाना है क्या। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर टेन्योर, कंपोजिशन, फंक्शंस, फाइनेंस एंड सो ऑन। तो इन सभी स्टेटों में अपने अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग वहां पे ये सब चीजें डेवलप की गई। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान अडॉप्टेड द 3-tier सिस्टम while तमिलनाडु अडॉप्टेड द 2-tier सिस्टम। कहने का मतलब ये है जो हमने पढ़ा ना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, कई जगह तो तीनों को बनाया गया, कई जगह दो ही चीजें बनाई गई। इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स में वहां की रिक्वायरमेंट के अलावा को देखते हुए ये इस चीज को डेवलप किया गया। वेस्ट बंगाल ऑन द अदर हैंड अडॉप्टेड द 4-tier सिस्टम। अब देखो ये कुछ ज्यादा ही अलग हो गया, इसने बोला 3 से काम नहीं चलेगा, 4 बनाना पड़ेगा, तो वेस्ट बंगाल ने 4 बना दिया यहाँ पे। फर्दर इन द राजस्थान आंध्र प्रदेश पैटर्न, पंचायत समिति वॉज पावरफुल फॉर द ब्लॉक, was the unit of planning and development, while in Maharashtra Gujarat pattern Jila Parishad was powerful and the district was a unit of planning and development. Some, अब तो ये सब कुछ पढ़ना नहीं, मुझे बताना चाहिए कहाँ पे कौन सी पावरफुल थी, इतना डिटेल में रिक्वायरमेंट है नहीं, बस मन पे तो याद कर लेना, नहीं तो अधिक रीडिंग की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। आगे देखिए, सम स्टेट ऑल्सो एस्टेब्लिश न्याय पंचायत, ये हमने पढ़ लिया है, न्याय पंचायत सुना था, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आया था न्याय पंचायत, याद आ रहा है कुछ? मेरी वॉइस आ पा रही है आप लोगों तक? हाँ, तो कुछ न्याय पंचायत के बारे में याद आ रहा है, कुछ पढ़ा था कहीं पे? यस सर। हाँ जी, लोक अदालत पढ़ा था, वही है, ठीक है। तो यस सर, थोड़ा सा लोक हमें अदालत पुराना रिवाइज करते रहना है ना, भूलना नहीं है पुरानी चीजों को। यस दैट इज जुडिशियल पंचायत टू ट्राई पैटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। बेसिकली न्याय पंचायत छोटी अदालत होती है जो छोटे मोटे, पैटी यानी छोटे, सिविल और क्रिमिनल केसेस को देखते हैं, काफी छोटे सिविल और क्रिमिनल केसेस को ये एग्जामिन करता है, डिसीजन देते हैं। अगला है स्टडी टीम एंड कमिटी, कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। तो देखिए, सिंस 1960 many study teams, committees and working groups have been appointed to examine the various aspects of functioning of the पंचायती राज सिस्टम। यानी कई सारी कमेटी बनाई गई पंचायती राज सिस्टम के लिए, उनकी एक टेबल दी हुई है कि कौन कौन सी कमेटी बनाई गई पंचायती राज सिस्टम के फंक्शनिंग और उनके स्ट्रक्चर को समझने के लिए या डेवलप करने के लिए। तो बस हमें नाम याद करने हैं और उसका चेयरमैन की कौन सी कमेटी और चेयरमैन कौन। तो पहला है कमेटी ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ पंचायत स्टैटिस्टिक्स, ये है वी आर राव के चेयरमैन थे। अगला है वर्किंग ग्रुप ऑफ पंचायत एंड कोऑपरेटिव, एस डी मिश्रा। अगला है स्टडी टीम ऑफ पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन, वी ईश्वरन। देन स्टडी टीम ऑफ न्याय पंचायत, जी आर राजगोपाल। फिर है स्टडी टीम ऑन द पोजीशन ऑफ ग्राम सभा इन पंचायती राज मूवमेंट, आर आर दिवाकर। अगला है स्टडी ग्रुप ऑन बजटिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर, तो बजटिंग करना और अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, एम रामाकृष्णा, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है सारे याद ही करने पड़े, पढ़ लो इनको, है ना। फिर स्टडी टीम ऑफ पंचायती राज फाइनेंस, के संथानम। कमिटी ऑन पंचायती राज इलेक्शंस, के संथानम, तो ये इंपॉर्टेंट है ना, के संथानम वाला याद रखेगा बस। फिर है अगला स्टडी टीम ऑन द ऑडिट एंड अकाउंट ऑफ पंचायती राज बॉडीज, आर के खन्ना। कमिटी ऑन पंचायती राज ट्रेनिंग सेंटर, जी रामचंद्रन। फिर है स्टडी टीम ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एजेंसी एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसिक लैंड एंड रिफॉर्म मेजर्स, ठीक है, वी रामनाथन, जरूरी नहीं याद करना। ऐसे दो ग्रुप और दिए हुए हैं 1970 और 1976, यहाँ तक कमेटी बनी है, कुल मिला के 13। जो ये टेबल में दी हुई है वो तो याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो हमने ये पढ़ रहे हैं ना अलग से, वो पढ़ने की रिक्वायरमेंट हमको है। जैसे हमने एक पढ़ ली बलवंत राय मेहता कमेटी, तो पूछ सकता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी किस चीज को लेकर बनाई गई थी, तो आपको ध्यान रखना किस चीज को लेकर बनाई गई थी, पंचायती राज के लिए। अगला है अशोक मेहता कमेटी,
बलवंत राय मेहता कमेटी तो हो गई, अगला है अशोक मेहता कमेटी। तो देखिए इन दिसंबर 1977 जनता गवर्नमेंट अपॉइंट, जनता दल एक दूसरी पार्टी थी, ठीक है, तो जनता गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमिटी ऑन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अशोक मेहता। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, अगर किसी पर्सन का नाम आपको मिल जाता है पहले ही तो आप समझ जाओ कि वही उसका चेयरमैन रहा होगा। तो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि अशोक मेहता इस कमेटी के चेयरमैन थे। It submitted its report in August 1978 और इसने अपनी रिपोर्ट 1978 में दी and made 132 recommendations to revive and strengthen the declining पंचायती राज system in the country। और इसने बेसिकली रिपोर्ट इस चीज पे दी कि भैया पंचायती सिस्टम जो स्टार्ट किया गया था वो डिक्लाइन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्लाइन, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो ही नहीं रहा। अब इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हो रहा था, इसका मतलब क्या था कि पंचायत के इलेक्शन हो ही नहीं रहे थे, कोई सिस्टम ही नहीं था प्रॉपर पंचायत का जिससे वो प्रॉपर ढंग से काम कर पाती। तो इट्स मेन रिकमेंडेशन वर, इसकी रिकमेंडेशन क्या थी अशोक मेहता कमेटी की, वो ध्यान दीजिएगा। पहला है द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय 2-tier सिस्टम, दैट इज जिला परिषद एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड लो एक द मंडल पंचायत कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ विलेज विद अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 15,000 to 20,000। इन्होंने बोला कि जो 3-tier सिस्टम है ना, 2-tier सिस्टम में कन्वर्ट कर दो, और 2-tier सिस्टम में दो चीजें बनाएंगे, एक जिला परिषद हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और दूसरा हो जाएगा पंचायत मंडल, जहाँ पे कई सारी पंचायतें कई सारे विलेजेस को मर्ज कर दिया गया, यानी 2 ग्रुप रहेंगे, तीसरा नहीं रहेगा। दूसरी रिकमेंडेशन क्या दी? A district should be the first point to decentralization under popular supervision below the state level। यानी कुल मिला के बोला जा रहा है डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं लोग, ठीक है। और सुपरविजन कौन देखेगा? स्टेट लेवल देखा जाएगा कि क्यों काम कैसे हो रहा है, यानी ध्यान रखने वाली बात क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन को ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट है जिला परिषद शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड मेड रेस्पॉन्सिबल प्लानिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। दोबारा इसने बोल दिया कि जिला परिषद क्या करेगी? एग्जीक्यूट करेगी, एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी इसकी, जो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करवाने का काम करेगी। इसके अलावा रेस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होगी? प्लानिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या प्लानिंग करनी है वो भी ये डिसाइड कर रही होगी। बात समझ में आ पा रहा है बेटा आप लोगों को? सॉरी, सभी लोगों को समझ में आ रही है आप लोगों को? नींद में कोई जोखिम तो नहीं खा रहा है? जी सर। यस सर। चलो अच्छी बात है, आगे देखिए। 3 रिकमेंडेशन हो गई, चौथी रिकमेंडेशन देखो। अब देखो ये रिकमेंडेशन कैसे पूछी जाती है मोस्टली, कि ऊपर लिख देते हैं कि विच वन इज ट्रू या फिर विच इज नॉट करेक्ट रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द बलवंत राय मेहता कमेटी। तो इस तरीके से लिखा हुआ होगा, वहां पे आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी रिकमेंडेशन सही है और कौन सी गलत है। ये तो होता है यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर। जब मेंस की बात करेंगे तो वहां तो आपके अलग अलग तरीके से पूछ ही सकता है कि रिकमेंडेशन कौन कौन सी दी थी। तो जब मेंस का आंसर लिखना था तब तो बहुत आसान हो जाता है कि जितनी आती है उतनी लिख दो। दिक्कत कहाँ पे है? प्रीलिम्स में, कि पता नहीं क्या लिख दे, क्या पूछ ले वो, इसलिए थोड़ा याद करना रिक्वायर्ड होता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, देयर शुड बी एन ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एट ऑल लेवल ऑफ पंचायती इलेक्शन। उन्होंने बोला कि पंचायत लेवल पर ही सारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व कर दो। पहले पंचायत लेवल पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती थी। The Panchayat institution should have compulsory power to taxation to mobilize their own financial resources। इसके अलावा उन्होंने बोला कि भैया इनके टैक्सेशन की बात भी करनी चाहिए, वो अपने कैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मूव करेंगे, यूज करेंगे, उस चीज के बारे में भी इनको ध्यान देना चाहिए और इसके बारे में गवर्नमेंट को मालूम होना चाहिए, टैक्स वगैरह इनसे लिया जाए प्रॉपर टाइम पर, या फिर ये टैक्स इम्पोज भी कर सकते हैं पंचायत लेवल पर, ऐसी बातें बोली गई। 6 है देयर शुड बी अ रेगुलर सोशल ऑडिट। तो रेगुलर सोशल ऑडिट का मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टाइम टाइम पर ये पूछा जाना चाहिए कि जो फंड वगैरह दिए गए हैं वो सही यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब चीजें भी चेक की जानी चाहिए रेगुलर इंटरवल्स पर। तो लिखा हुआ है देयर शुड बी अ रेगुलर सोशल ऑडिट बाय अ डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी एंड बाय अ कमिटी ऑफ लेजिस्लेटर टू चेक वेदर द फंड्स अलॉटेड टू फॉर द वैल्यू vulnerable social and economic groups are actually spent on them। कि जो फंड असाइन किया गया है सोशली वल्नरेबल ग्रुप, जो सोसाइटी में सबसे ज्यादा इजी टू प्रोन है अफेक्टेड होने के लिए, कि जो फंड उनके लिए अलोकेट किया गया था कि वो फंड उन पर खर्च हुआ या नहीं हुआ, ये चीज भी देखनी
जरूरी है और इसका रेगुलर ऑडिट होना चाहिए। रेगुलर ऑडिट मतलब चेक करनी चाहिए कि जो खर्च किया गया वो सही किया गया कि नहीं किया गया। The state government should not supersede the Panchayati Raj institution in case of an imperative supersession. Election should be held within 6 months from the date of supersession. तो बताया जा रहा है कि द गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट सुपरसीडेड, कि सुपरसीडेड नहीं होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को द पंचायत इंस्टीट्यूशन इन केस। सुपरसीडेड का मतलब क्या होता है? हाँ जी, पता करना सुपरसीडेड का मीनिंग क्या होता है। पहले भी आ चुका है ये वर्ड, मैंने पहले ही पूछा था आप लोगों से एक बार। मेरी वॉइस आ रही है सभी को? हम्म द स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट स्थानांतरित सुपरसीड द पंचायत सर जो इंस्टीट्यूशन। मीटिंग यानी होगा वो सुपरसीड करने हाई का मतलब लेवल ये का होता है कि होगा। पंचायती राज के एकदम से ऊपर कौन नहीं होना चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा नहीं कि पंचायती राज सिस्टम ही खत्म कर दिया जाए, ठीक है ना, तो वो नहीं करना है। इन केस ऑफ इम्परेटिव सुपर सेशन, अगर कभी भी कोई बड़ा सेशन जहाँ पे सभी लोग मिलकर एक साथ बैठे हुए होंगे तो वहां पे इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ फॉर द डेट ऑफ सुपर सेशन। सुपर सेशन मतलब यही होता है कि एक बार मीटिंग होगी, दोबारा मीटिंग कब होगी। तो हम जैसे जानते हैं कि 6 महीने के अंदर होनी चाहिए, है ना, 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए सेशन के बीच में। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। और सुपर सेशन होता है सबॉर्डिनेट, दूसरे को दबा लेना। तो वो सब कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बात ही करें किसी पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज प्रॉपर राइट मिले, डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो और प्रॉपर वर्क करे पब्लिक के लिए, ये सब कुछ सोचा जा रहा था। The Nyaya Panchayat should be kept a separate body from that of development panchayats. They should be presided over a qualified judge. कहने का मतलब ये है कि न्याय पंचायत बनाई जाएगी और वहां पे क्वालिफाइड जज को रखा जाएगा, कि ऐसा नहीं किसी को जज बना दिया। प्रॉपर जिसकी एजुकेशन सही होगी, जो क्वालिफाइड होगा उसी को जज बनाया जाएगा। Then ninth, the chief electoral officer of a state is in consultation with the chief election commissioner should organize and conduct the panchayat elections. तो जैसे हम लोग जानते हैं कि विधानसभा लोकसभा के इलेक्शन कौन कराता है? विधानसभा तो स्टेट में जो होती है विधानसभा, और कंट्री में जो होती है उसे बोलते हैं संसद, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं लोकसभा। तो विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन कौन कराता है? इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दोबारा सुन लो, विधानसभा के जो स्टेट में होती है और जो संसद यानी जो लोकसभा कंट्री में होती है एक, उन दोनों के इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन पंचायत इलेक्शन, म्यूनिसिपल इलेक्शन, ये सब कुछ कौन कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। कौन कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये इनका मेन काम है। हाँ जी, सर जैसे कि हमारी स्टेट कंट्री में इलेक्शन इलेक्शन कमीशन कमीशन को ऑफ बनाता इंडिया कौन बनाया होगा? गया। कौन बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, पहली बात। तो दूसरी बात, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया। वैसे ही स्टेट के अंदर जब हम बात करते हैं तो गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन दे रहा होगा? गवर्नर के नाम पे। बनाएगा कौन? बनाएगा तो गवर्नमेंट ही बनाएगी, ठीक है। इनके भी मेंबर्स को वैसे ही नॉमिनेट किया जाता है, और किसकी मर्जी से, किसके अच्छा फाइनल सर। साइन होते हैं? गवर्नर। हाँ, स्टेट जो गवर्नमेंट होती है वो बनाएंगे। ओ पर सर ये जो स्टेट लेवल के इसके अलावा गवर्नमेंट देखिए, होती वो बनाएंगे? डेवलपमेंट फंक्शन शुड बी ट्रांसफर्ड टू जिला परिषद एंड डेवलपमेंट स्टाफ ठीक है शुड सर। वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ सुपरविजन। तो जितने भी लोग होंगे और जो डेवलपमेंट के काम होते हैं वो सब कुछ कौन करेगा? जिला परिषद करेगी। जिला परिषद थोड़ा बड़ा ग्रुप होता है। The voluntary agencies should play an important role in the mobilizing support of people for पंचायत। वॉलंटरी यानी जो अपनी मर्जी से स्वेच्छा से कोई काम कर रही है, कोई इंस्टीट्यूशन ग्रुप, इनका बड़ा रोल होता है पब्लिक का सपोर्ट को मोबिलाइज करने के लिए, कि पब्लिक को ये मोबिलाइज करे कि भाई पंचायत सिस्टम से जुड़ जाओ, अच्छा सिस्टम है, उसके लिए बड़ा हेल्पफुल रहता है। अ मिनिस्टर फॉर पंचायत राज should be appointed in the state council of ministers to look after the affairs of the panchayati raj institutions।
अल्टीमेटली एक पर्सन, एक मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है जो सारे के सारे पंचायती अफेयर्स यानी जो भी कुछ हो रहा है पंचायती राज के अंदर उन सभी चीजों को ध्यान से देखेगा। ठीक है, यानी पंचायती राज के थ्रू जो भी एक्टिविटी की जा रही है उन सभी पर निगरानी ध्यान रखने का काम कौन करेगा? एक मिनिस्टर जिससे अपॉइंट किया गया होगा। अगला है सीट फॉर SCs and STs should be reserved on the basis of their population। और ये तो हम जानते ही हैं कि ST और SC के लिए हर जगह सीट क्या करी गई है? रिजर्व रखी गई है। यहाँ पर वही बोला गया है कि गांव के अंदर, पंचायत के अंदर ST और SC के लिए सीट रिजर्व होंगी और उसका बेसिस क्या होगा? क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया वही होगा जो हम लोग जानते ही हैं, पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी क्या दिया जाएगा? रिजर्वेशन उनको दिया जाएगा। अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन शुड बी अकॉर्डेड to the panchayat raj institution. This would give them the requisite status। requisite status का मीनिंग होता है सैंक्शन स्टेटमेंट परमानेंट एंड एन अश्योरेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शनिंग। जब कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिकॉग्नाइज कर देता है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये प्रॉपर ढंग से काम करेगा लगातार बिना किसी ब्रेक के। और इसी के बाद से पंचायती राज सिस्टम प्रॉपर रेगुलर काम करना स्टार्ट करा। ठीक है, तो कौन सी कमेटी थी वो जिसके बाद से स्टार्ट किया गया? अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, लेकिन अब देखो जो भी इसमें रिकमेंडेशन दी गई है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। कोई भी रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो गिर गई थी। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म, no action should be taken on the recommendation of the Ashok Mehta committee at the central level. However, 3 states of Karnataka, West Bengal, Andhra Pradesh took a step to revitalize the Panchayati Raj, keeping in view some of the recommendation of the Ashok Mehta committee। तो बताना चाह रहे हैं कि देखो अशोक मेहता कमेटी रिकमेंड तो नहीं हुई, मतलब अप्लाई तो नहीं की गई, लेकिन तब भी कुछ स्टेट ने, जैसे बोला गया था पहले कि स्टेट अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, तो 2-3 स्टेट जैसे कि कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और आंध्र ने अपने अकॉर्डिंग इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस कर लिए। बाकी स्टेट पे परमिशन थी कि वो भी चाहे तो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, तो उन्होंने तो इसे चेंजेस किए। और यहाँ पे 3 स्टेट हैं जिन्होंने इसके अंदर खुद ही आगे बढ़ते इसमें चेंजेस कर लिए थे। ठीक है, तो ये हो गई पूरी की पूरी अशोक मेहता कमेटी। अगली है GVK राव कमेटी। अब हम लोग देखेंगे GVK राव कमेटी में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, the committee to review the existing administrative arrangement for rural development and poverty alleviation program। बेसिकली ये कमेटी इसी के लिए बनाई गई थी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है रूरल डेवलपमेंट के लिए, पॉवर्टी को हटाने के लिए, एलिवेशन यानी पॉवर्टी को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए, तो वो कितना इफेक्टिव और कितना नहीं। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ GVK राव, ये फुल फॉर्म गूगल कर सकते हो आप लोग। बाकी GVK राव के अंडर ये कमेटी बनाई गई, अपॉइंटेड बाय द प्लानिंग कमीशन इन 1985। अपॉइंट किसने किया? प्लानिंग कमीशन ने किया। प्लानिंग कमीशन आप जानते ही हो, प्लानिंग कमीशन एक ग्रुप है जो हमारी कंट्री के लिए पहले हर 5 साल के लिए एक प्लान तैयार करता था कि कंट्री को कैसे डेवलप करना है 5 ईयर के लिए। ठीक है, द कमिटी केम टू कंक्लूजन दैट द डेवलपमेंट प्रोसेस वाज ग्रेजुअली ब्यूरोक्रेसी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे ब्यूरोक्रेसी जो आप तैयारी कर रहे हो जिस चीज की, तो हुआ क्या है कि धीमे धीमे जो कमेटी है वो ब्यूरोक्रेटिक हो रही है, मतलब ब्यूरोक्रेट्स के लोगों की क्वांटिटी बढ़ रही है वहां पे, जो कूटनीतिक लोग होते हैं वो। एंड डिवोर्स फ्रॉम द पंचायती राज, और जो पंचायती राज, जो लोकल बात की जा रही थी लोकल लोगों की, उससे वो अलग हो रही है, सेपरेट हो रही है, और ब्यूरोक्रेट बढ़ रहे हैं। तो दिस फिनोमिना ऑफ bureaucratization of development administration and against the democratization weakened the पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। तो इसमें बोला गया कि देखो जो ये ब्यूरोक्रेट्स बढ़ रहे हैं और लोकल लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है, इस चीज से बेसिकली जो मोटिव था पंचायत राज बनाने का कि गांव के ही लोग आपस में मिलकर गांव के डेवलपमेंट की बात करें, वो थोड़ा कम हो रहा है। ये चीज है कमिटी ने बोली। इंस्टीट्यूशन रिजल्टिंग इन व्हाट इज एप्टली कॉल्ड एज ग्रास विदाउट रूट्स। कहने वाली बात यह है कि ऐसा काम लग रहा है जैसे घास तो उगा दी लेकिन उसकी जड़ है ही नहीं, मतलब कुल मिला के जो अच्छा अच्छा दिख रहा है वो ऊपरी तौर पर है, अंदरूनी तौर पर तो कुछ अच्छा हो ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब ये होता है।
Hence, the committee made the following recommendation to strengthen and revitalization the पंचायत राज सिस्टम। इसीलिए दोबारा से पंचायत राज सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, रिवाइव करने के लिए ये कुछ रिकमेंडेशन कमेटी ने दी। क्या कमेटी ने रिकमेंडेशन दी? पहला, the district level body, that is a जिला परिषद, should be of pivotal importance in the scheme of democratic decentralization। यानी कहने वाली बात ये बोला गया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कौन है? जिला परिषद है, ये पूरे जिले का वो देखता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रुप बन गया वो क्या बन गया? जिला परिषद। It stated that the district is the proper unit for planning and development, and the Jila Parishad should become the principal body for management of all development program which can be handled at that level। तो इन्होंने बोला कि जिला लेवल पर कुछ भी हो, वो सब कुछ हैंडल किसको करना चाहिए? जिला लेवल पर वो करना चाहिए जिला परिषद को। पहली बात इन्होंने ये बोल दी। देखो, ये रिकमेंडेशन है, जरूरी नहीं है इम्प्लीमेंट होंगी या नहीं होंगी, लेकिन हमें ये पढ़ना जरूरी है कि कौन से कमिटी ने क्या रिकमेंडेशन दी। ठीक है, तो पहली रिकमेंडेशन तो ये दी गई। इसके आगे देखिए, द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल should be assigned an important role with respect to planning। आगे समझो कि क्या बोलना चाह रहे हैं। कि बोला ये गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और लोअर लेवल पर हर किसी की प्लानिंग की रेस्पेक्ट की जाएगी, यानी उन्होंने जो भी सोचा हुआ है, जो भी उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, उसके बारे में उनकी एडवाइस लेके काम किया जाएगा। आगे देखिए, सम ऑफ द प्लानिंग फंक्शन एट द स्टेट लेवल शुड बी ट्रांसफर टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग यूनिट फॉर इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। यानी कहने वाली बात यह कि सारा काम एक ही नहीं करेगा, कुछ काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होंगे, ठीक है, कुछ विलेज लेवल पर होंगे, कुछ जिला लेवल पर होंगे, ऐसी बातें बोली गई। A post of district development commissioner should be created, और एक पोस्ट बनाई गई जिसका नाम रखा गया district development commissioner should be created। He should act as a chief executive officer of the Jila Parishad। He and should be in charge of all development department at the district level। यानी कुल मिला के एक बंदा जो होगा वो क्या कर रहा होगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी काम इसको देख रहे हैं, जितना भी डेवलपमेंट चल रहा है, उन सब की निगरानी ये रखेगा। ठीक है, इलेक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी हेल्ड रेगुलर, और बोला गया कि अब से इलेक्शन टाइम से करवाने हैं। और इलेक्शंस टाइम से करवाने हैं का मतलब क्या होता है? आफ्टर एवरी 5 years, कि हर 5 साल के बाद इलेक्शंस का मतलब इलेक्शन होने ही चाहिए। ठीक है, if found that elections became overdue for 1 or more year in 11 states, क्योंकि ऐसा पाया गया था कि कई जगह इलेक्शंस बाकी थे, हुए ही नहीं थे। ठीक है, इसलिए कमेटी ने बोला कि इलेक्शन टाइम पर होनी चाहिए। Thus the committee in its scheme of decentralized system of field administration assigned a leading role of the पंचायती राज in local planning and development। अब ऊपर वाला तो हमने देख लिया जिला स्तर पे क्या है, पंचायत स्तर पे क्या है, लेकिन लोकल लेवल पर डेवलपमेंट करने के लिए पंचायती राज को मेन माना गया। It is in this respect that the recommendation of the GVK Rao committee report 1986 differed from those of the दंतवाला कमेटी रिपोर्ट ऑफ ब्लॉक लेवल प्लानिंग। यानी कहने की बात यह है कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं GVK राव कमेटी रिपोर्ट, इससे अलग कुछ कमेटियों ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। वो रिपोर्ट कौन कौन सी कमेटी है? तो दंतवाला कमेटी रिपोर्ट, जिन्होंने ब्लॉक लेवल पर प्लानिंग बोला कि ब्लॉक लेवल प्लानिंग होनी चाहिए। फिर है हनुमंतराव कमेटी रिपोर्ट, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग को सपोर्ट किया। Both the committee have suggested that the basic decentralized planning function should be done at the district level। लेकिन मोस्टली ये देखा गया कि ये बार बार बोला जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग की जानी चाहिए। ठीक है, द हनुमंतराव कमेटी एडवोकेट सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडी अंडर देयर ईदर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मिनिस्टर। इन बोथ द मॉडल द कलेक्टर शुड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। तो ध्यान देने वाली बात यह है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर लो, चाहे जिला की बात कर लो, दोनों ही जगह पे कौन मेन रोल प्ले कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसका रोल बड़ा है। तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के लिए देखिए, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग टू द कमिटी स्टेटेड दैट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वर्क वुड आल्सो बी एसोसिएटेड विद दिस प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। द कमिटी रिकमेंडेड दैट द कलेक्टर शुड बी द कोऑर्डिनेटर। तो इन्होंने बोला कि वो कलेक्टर तो बीच में होना ही चाहिए। वो क्या रोल प्ले करेगा? वो कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले करेगा एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ ऑल डेवलपमेंटल एंड प्लानिंग एक्टिविटी
Thus, the Hanmanta Rao Committee differed in this respect from those of बलवंत राय मेहता कमेटी, द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये पूछ सकते हैं कि भैया अलग अलग कमेटियों में क्या डिफरेंसेस थे, तो नीचे लिखा हुआ है कि बलवंत राय मेहता कमेटी और हनुमंत राय मेहता कमेटी में डिफरेंस क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का था। अशोक मेहता कमेटी एंड फाइनली द GVK Rao committee which recommended reduction in the development role of the district collector and which assigned a major role in the पंचायती राज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। कुल मिला के बात ये बोलना चाह रहे हैं, देखो आपको करना क्या है, इन कमेटी को लिखना है अलग अलग और उनके डिफरेंस याद कर लेना है बस। अगर आप कमेटी के डिफरेंस याद कर ले गए तो बाकी चीजें अपने आप ही समझ में आपको आ जाएंगी। मेन चीज क्या है, डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए कमेटियों के बीच में। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। अगला है LN सिंघवी कमेटी। तो इसको अभी हम आज नहीं करेंगे क्योंकि मैं आज ही पहुंचा हूँ ट्रेवल करके भी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे, बाकी मैं घर आ गया हूँ दोबारा से एक बार। तो हम लोग सुबह पढ़ेंगे, मॉर्निंग में आप लोग मिलिए 5 बजे, आप लोग सभी जाग जाइएगा, 5 बजे से हम लोग क्लास करेंगे। ओके, 2 चैप्टर ही हमारे इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के अंदर, तो फटाफट उनको कंप्लीट करते हैं हम लोग। फिर आगे जो चीजें बची हुई होंगी जो बताने लायक है वो बता दी जाएंगी, एंड रिमेनिंग आपको रीडिंग करना है। और मोस्ट प्रोबेबल हम लोग नेक्स्ट वीक से एक अलग टॉपिक यानी एक नया सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कोई डाउट आप लोगों की तरफ से हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी पूछिए। सर एक बात थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सर, हाँ जी। आपने बोला कि MP, हाँ सर, उनको वो नॉमिनेट किया सचिन गया था ना तेंदुलकर राज्यसभा के अंदर। को बनाया था सर। क्यों बनाया था वो नहीं बताया आपने। वेलफेयर, तो सर क्यों। वेलफेयर के लिए। क्यों मतलब, क्यों तो बस इसलिए होता है कि वो एक तरीके से वो स्पोर्ट को ग्रो कर पाए, अपना हाँ सर, पॉइंट क्यों आगे पार्लियामेंट में बता पाए लोगों को कि क्यों किया। भाई स्पोर्ट में क्या क्या रिकमेंडेशन करने के लिए चेंजेस करने हैं। मैंने पूछा था कि ऑन विच बेसिस, किस बेसिस पे बनाया गया था इनको, क्योंकि उसमें होता क्या है कि अपॉइंटमेंट किस बेसिस पर होता है कि सोशल सर्विस की हुई हो, लिटरेचर आर्ट साइंस इस फील्ड में उन्होंने कुछ काम किया हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो उसमें स्पोर्ट नहीं आता है, जबकि सचिन तेंदुलकर स्पोर्ट खेलते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि कौन से बेसिस पर यानी कौन से ग्राउंड पर उनको अपॉइंट किया गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो स्पोर्ट तो ऑप्शन में आता नहीं है, तो स्पोर्ट कैसे तो बना नहीं सकते। हाँ हाँ साइंस तो हो नहीं सकता ना, कि साइंस की फील्ड से थोड़ा बिलोंग करते हो। साइंस साइंस तो था सर, आपने बोला कि साइंस मतलब साइंटिफिक साइंस तो डेवलपमेंट नहीं थोड़ा है। किया उन्होंने कुछ भी, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं किया, साइंटिफिक रिसर्च नहीं की, तो साइंस तो हो ही नहीं सकता ना, ये बोला था मैंने। हाँ वही मैंने बोला। और पूछे इसके अलावा। नहीं नहीं नहीं। पब्लिक वेलफेयर से बिलोंग करते हो, ठीक है ना, भलाई का काम करते हैं बहुत, उन्होंने कई सारी चैरिटी वगैरह करते हैं रेगुलर बेसिस पर, बच्चों को फूड काफी सारे उनके अच्छा ठीक। जिसे बोलते हैं ना ऑर्फनेजेस वगैरह है। हाँ जी। तो NGO टाइप का। ठीक है, तो अभी के लिए ओके, मिलते हैं फिर।